कम्युनिकेशन या संचार के मेरे दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संचार या कम्युनिकेशन, जिसे संप्रेषण के नाम से भी जानते हैं, उसका विस्तारित रूप देखेंगे। और कम्युनिकेशन के विस्तारित रूप की जब हम बात करते हैं तो हम इस बात को देखेंगे कि कौन से ऐसे घटक या चीज हैं जिन्हें हम और भी बड़े ही सुदृढ़ता के साथ या विस्तार के साथ हम उसे समझें या उसे हम जानें। तो सबसे पहले हम प्रेषक के विषय में जानेंगे। कम्युनिकेटर जो इनिशिएटिव लेता है या अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का सबसे पहला कदम लेता है, उसके विषय में यदि हम जानें तो प्रेषक एक माध्यम की सफलता का मूल आधार संदेश होता है, या प्रेषक वो व्यक्ति है जो किसी माध्यम की सफलता अपने संदेश के आधार पे निहित करता है, उसे प्राप्त करता है। प्रेषक को अपना संदेश प्रेषित करते समय कुछ मुख्य बातों पर या निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है या ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपने बातों को, अपने जज्बातों को, अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं या अपने ज्ञान को या किसी इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार की बुद्धि या बातों को हम जब प्रकट करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए जिसे हम अपने ध्यान में रखें। ये टीचिंग के रूप में है, इसलिए छात्रों या ऐसे व्यक्तियों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ताकि उन तक सुनिश्चित रीति से ये बातें पहुंच सके। सबसे पहले ध्यान जो है हमें छात्रों का बौद्धिक स्तर को देखना चाहिए। छात्रों का बौद्धिक स्तर या किसी व्यक्ति जिसके साथ हम अपने कम्युनिकेशन को या संचार को बताना चाहते हैं तो उसका बौद्धिक स्तर क्या है। क्या जो हम कहना चाहते हैं उन बातों को वो समझ सकता है? क्या उन बातों को सुन सकता है या उसके प्रति उसकी प्रक्रिया देखी जा सकती है कि वो सही रूप से हमारे संदेश को सुन रहा है। इसी रीति से अगर मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के बड़े स्तर के रूप में इसी शब्द को हम समझने की कोशिश करें तो क्या हमारे श्रोता जिसे हम बात कर रहे हैं वो हमारी बातों को समझ सकता है? उदाहरण के लिए जब कम्युनिकेशन के इस वीडियो को बनाता हूं, जो सुन नहीं सकते, जो दूसरे शब्दों में जो बहरे हैं, जिन्हें हम डिफरेंटली एबल कहते हैं, दूसरी चीजों में वो माहिर होंगे लेकिन सुनने में उनके कान उनके साथ नहीं देते हैं, तो क्या मेरी आवाज को या क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं कम्युनिकेशन की बात को वो समझ पाएंगे? नहीं। और इसलिए उनके स्तर को हमें समझने की जरूरत है। और इसलिए आपने देखा होगा कि टीवी के हर एक न्यूज में, विशेष रीति से डीडी न्यूज या ऐसे चैनल्स, जब न्यूज पढ़े जाते हैं तो वक्ता अपने वक्तव्य को, अपनी बातों को आवाजों में प्रकट करता है, लेकिन उसी की बाजू में बैठे हुए एक स्त्री या पुरुष ऐसे लोगों को जो डिफरेंटली एबल हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, उनके लिए वो इशारों में बातें करते हैं इस तरह से।
और वो इस बात को समझ भी सकते हैं कि टीवी पर या न्यूज में क्या बोला जा रहा है, वो इशारों में समझते हैं। और इसलिए अपने अपने श्रोताओं के बौद्धिक स्तर को या उनके उन कैपेसिटी को जिसे बोलते हैं, हमें समझने की जरूरत है। इसलिए प्रेषक या कम्युनिकेटर एक ऐसा कौशल व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी बातों को लोगों के स्तर के अनुसार समझा सके। बहुत बड़े बड़े फिलॉसफी और बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी अलग अलग भाषाओं का जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब श्रोता उस बात को समझ नहीं सकता, तो फिर उसका कहना या इस्तेमाल करना व्यर्थ होगा। और इसलिए हमें श्रोताओं के या छात्रों के बौद्धिक स्तर को जानना आवश्यक है, और तभी हम एक कौशल, एक अच्छे प्रवक्ता या कम्युनिकेटर, प्रेषक के रूप में कहे जा सकते हैं। उद्देश्य की जानकारी। जब किसी विषय वस्तु जिस पे हमें बात करनी है या वार्तालाप करना है, कम्युनिकेट करना है, यदि उसका उद्देश्य हमें पता नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। कई बार हम लोग गेम खेलते हैं और उसमें चिट डाले जाते हैं, और उस चिट में कई बार लोगों को यह कहा जाता है कि आप गीत गाकर सुनाएं। किसी का चिट इस प्रकार से निकलता है कि आप डांस करें। किसी का चिट इस प्रकार से निकलता है कि आप बिना बोले अपनी बातों को प्रकट करें, या मोनो डांस करें, या मोनो लोग जिसको बोलते हैं, अपनी बातों को प्रकट करें। और कई लोग उस समय जब उनको चिट मिलता है तो वो अवाक रह जाते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मुझे डांस नहीं आता, मुझे मोनो एक्ट नहीं आता। कारण क्योंकि हमें शायद पता नहीं है। और उसी रीति से यदि उद्देश्य का पता ना हो या विषय का पता ना हो, तो कई बार बोलने वाले माहिर व्यक्ति भी उन चीजों पर जिसकी बात होनी चाहिए उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते, और अपने कम्युनिकेशन में वो मार खा जाते हैं। कई ऐसे टीवी डिबेट आप देखते होंगे, या कई ऐसे न्यूज एंकर या न्यूज चैनल में डिबेट या ऐसे बहस को देखते होंगे, जिस समय ये कहा जाता है कि जो आप बोल रहे हैं मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, उसके विषय में जवाब दीजिए या उसके विषय में कहिए। और इस प्रकार के कम्युनिकेशन को आपने देखा होगा, क्योंकि उन्हें उद्देश्य की जानकारी नहीं होती है, या पर्पस क्या है इसका बात करने का, हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं। इधर उधर की बातों को नहीं, लेकिन उद्देश्य की बातों को करना, ये प्रेषक या कम्युनिकेटर की जिम्मेवारी होती है। स्वयं का व्यक्तित्व। कम्युनिकेटर को या प्रेषक को या बात करने वाले, संचार करने वाले व्यक्ति को स्वयं का व्यक्तित्व होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा स्थान जहां से आप बोले, या जो आप बोले लोगों के मन में उतरने के लिए या उसको ग्रहण करने के लिए आप योग्य होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद चोरी करता हो लेकिन चोरी के विषय में प्रवचन दे और लोग उसके जीवन को जानते हैं, कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। और बेशक हम कई बार टीवी चैनल्स को बदलते हुए अपने लोगों को हमने देखा होगा या खुद भी किया होगा कि जो हमें पसंद नहीं है उसको हम जल्दी से बदलकर दूसरा चीज सुनना चाहते हैं। कारण हो सकता है कि उसका व्यक्तित्व सामने आ जाता हो, या पूरा चरितार्थ जो है
सामने आ जाता हो, और इसलिए जो श्रोता है या जो रिसीव करने वाला है उस चीज को पसंद नहीं करता, और इसलिए स्वयं का व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। वक्ता होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, प्रेषक होने के नाते, कम्युनिकेटर होने के नाते हमारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा मायना रखता है। अभी प्रेरणा, हम किस कारण या किस वजह से हम अपने कम्युनिकेशन को बनाना चाहते हैं, हमारा उसमें स्वार्थ क्या है, क्या लोगों के हित के लिए या लोगों के जीवन के लिए, लोगों के सेवा भावना के लिए, निर्देश देने के लिए, लोगों को जोखिम से बचाने के लिए हम निर्देश दे रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या अपने स्वार्थ के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारी प्रेरणा क्या है, हमारे जीवन में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण हम अपने कम्युनिकेशन को बनाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ वातावरण भी आवश्यक है। जिसे अगर विद्यार्थी के उसमें लिया जाए तो कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण क्या है, कक्षा का वातावरण क्या है, उसके अनुसार हमारा कम्युनिकेशन आवश्यक है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि ऐसे समय पर हंसते हैं या ऐसे समय पर कुछ बोलते हैं, लोग उन्हें क्या कहते हैं, पागल है क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या, लग रहा है इसका स्क्रू ढीला हो गया। अब ये सब चीज जो है, शब्द जो है कहने लायक नहीं है, लेकिन वातावरण को ध्यान में रखते हुए यदि कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है तो इसका अर्थ यही होता है। और इसलिए कम्युनिकेटर को या संदेशवाहक को या जो मैसेज देता है, संदेश देता है, उसको वातावरण का बखूबी ख्याल रखना चाहिए। और यदि वातावरण का ख्याल नहीं रखा जाता है तो कई बातें अनाप शनाप निकलती हैं, और ये चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। पाठ योजना का निर्माण, उसका मतलब जो आप बोलना चाहते हैं उसको पहले से ही सुनियोजित करें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। जैसे विशेष कभी अभिभाषण में, विशेष किसी पुण्यतिथि में, जन्मदिन में, या चर्च के संदेश में, या महासभा में, या इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, या किसी अन्य समारोह में हमें योजना बनाने की जरूरत है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। वस्तु, विषय वस्तु का चयन, ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है जो योजना का निर्माण, उसमें समय हो सकता है, क्या उदाहरण देना है या क्या कहना है, ये सारा विषय वस्तु का चयन हमें करना आवश्यक है। किस प्रकार के उदाहरण देने की आवश्यकता है, किस प्रकार के बातों को बोलने की आवश्यकता है, जिस प्रकार के लोग हैं वैसे ही हमारी भाषा शैली भी होनी आवश्यक है। और ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान भी हमें रखना है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं या संदेश देते हैं, जब हम बातें करते हैं या अपने कम्युनिकेशन को, संचार को हम लोगों के सम्मुख में पेश करते हैं, तो व्यक्तिगत लोगों के भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, उनके 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 धार्मिक भावनाओं को, उनके धार्मिक अपने अभिमत को, उनके हर एक व्यक्ति की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें बात करने की जरूरत है। उसी समय में इस बात को हम भी जोड़ सकते हैं कि यदि अन्य अन्य प्रकार की भाषा के लोग हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी, हम उसका उपयोग करें। यदि इंटरनेशनल लोग हैं तो हम हिंदी और इंग्लिश या इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करें।
तो लोगों के अपने अभिव्यक्ति या उनकी अपनी आजादी है, और उसके अनुसार यदि हम वक्ता हैं तो हमें उन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रेषक को या कम्युनिकेटर को निष्पक्ष भाव से बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक प्रकार के अपने अपने भावनाएं, अपनी अपनी आजादी, अपनी अपनी स्वतंत्रता, अपने अपने संस्कृति, अपनी अपनी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। और हो सकता है कि उसमें अन्य अन्य प्रकार के लोग हों जो हमें अपने अनुसार ना समझते हो, लेकिन यदि हम एक पब्लिक वक्ता हैं या पब्लिक में बोलने वाले व्यक्ति हैं तो हमें निष्पक्ष भाव से बोलने की जरूरत है। जैसे वकील, पुलिसमैन, एक जनप्रतिनिधि, एक पादरी या एक मुखिया या एक ऐसा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हो या लोगों के बीच में बात करता हो, वो निष्पक्षता के भाव से बातचीत करे। और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि निष्पक्षता के भाव को सुचारू या सत्य रूप रखने के लिए हमारा संविधान, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस प्रकार के बहुत सारे प्रावधानों को बनाया है। लेकिन एज ए साधारण एक वक्ता के रूप में हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि यदि हम दो लोगों के बीच में एक बिचवई हैं या अगुआ हैं या समझाने वाले लोग हैं, सुधारने वाले लोग हैं या बताने वाले लोग हैं, तो हम निष्पक्ष भाव से लोगों के साथ बातचीत करें, ताकि किसी भी प्रकार से किसी को भी ये न लगे कि हम एक व्यक्ति के पक्षधर हैं। इसलिए बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारा हाँ का हाँ और ना का ना होना चाहिए। इससे भी कठोर भाषा का इस्तेमाल बाइबल में किया गया है कि तू झूठी गवाही ना देना। इसका मतलब तुम्हारी गवाही सच्ची होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए। हम अपने लोगों या ऐसे लोगों के जो बुरे या ऐसे लोग जो हमें पैसे देकर खरीदना चाहते हैं या प्रभावित करना चाहते हैं, उसके लिए हमें पक्ष में होने की जरूरत नहीं है, लेकिन निष्पक्ष भाव से सच्चाई को प्रकट करना चाहिए। बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, या दूसरे शब्दों में हमारे श्रोता या हमारे सुनने वाले लोगों का मानसिक स्थिति क्या है, उनका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उसके अनुसार भी हमें अपने कम्युनिकेशन को जाहिर करने की जरूरत है। विषयों के सह संबंध पर आधारित हमारा संप्रेषण होना चाहिए। तो विशेषतः से एक शिक्षक मैथ्स के क्लास में संस्कृत की भाषा नहीं बोल सकता, या संस्कृत के क्लास में इंग्लिश नहीं बोल सकता। इंग्लिश की भाषा में संस्कृत भाषा का उपयोग या अन्य चीजों का उपयोग नहीं कर सकता। तो विषय से संबंधित जो है हमारी बातें होनी चाहिए। इसका मतलब यदि श्रोता हमारे साथ नहीं है तो हम अपने श्रोता से कभी भी अपना कम्युनिकेशन साध नहीं पाएंगे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे प्रिंसिपल कहा करते थे, सो रहे हैं या सोच रहे हैं, सो रहे हैं या सुन रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन जो है एक व्यक्ति का बड़बड़ाना नहीं, जब एक व्यक्ति न सुनता हो तो बड़बड़ाना ही होगा। और इसलिए लोगों के मानसिक, उनके शारीरिक स्थिति के अनुसार हमें बातचीत करने की जरूरत है। संदेश के आशय पाठ पुस्तक से है या
विषय से है। प्रेषक ग्राही को जो कुछ भी सिखाना चाहता है, इस कार्य हेतु अपना जो अनुभव या ज्ञान व शिक्षा के माध्यम से प्रेषित करता है, उसे संदेश कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने द्वारा किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो संदेश कहलाता है। यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, तो वह संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन पूरा होने के लिए समाप्ति की आवश्यकता है, अथवा किसी के द्वारा कही गई बात को उसी तरह समझ लेना ही संप्रेषण कहलाता है। मैसेज तब तक वो नहीं है जब तक लोग कहे नहीं या लोग पूर्ण रीति से एक समय सीमा के अंतराल वो समझे नहीं। माध्यम, मीडिया, माध्यम प्रेषक और प्रापक के बीच मेल कराता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीफोन, बीसीसीआर और बहुत सारे ऐसे संसाधन जिसमें टीवी, मोबाइल और ऐसे प्रकार के संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं। उसे माध्यम या मीडिया कहा जाता है। रिसीवर या ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाले या प्राप्त करने वाले व्यक्ति से संबंधित है। प्राप्त करने वाला, सीखने वाला व्यक्ति संप्रेषण या कम्युनिकेटर के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति ग्राही कहलाता है। संप्रेषण के 3 मुख्य घटक हैं: संप्रेषण, संदेश और ग्राही। ग्राही को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रापक, प्राप्तकर्ता, ग्राहीकर्ता, विषयी इत्यादि नामों से भी उन्हें संबोधित किया जाता है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक, सीखने की प्रक्रिया में समय पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है, जिसे वह संदेश की प्राप्ति या संदेश के प्रति जागरूक रहता है, जिसको हमने पहले वीडियो में देखा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या है। यदि वो सही में समझ रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया से आप जानेंगे कि वो समझ रहा है, उसकी प्रतिक्रिया से आप जानेंगे कि नहीं समझ रहा है, उसकी प्रतिक्रिया से आप समझेंगे कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो संप्रेषण के प्रकार या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है 2 प्रकार के होते हैं। संचार के 2 प्रकार के संप्रेषण हम पढ़ते हैं: शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक संप्रेषण ये कहलाता है कि शाब्दिक संप्रेषण को 2 भागों में यदि हम बांट कर देखते हैं, तो ये देखते हैं कि मौखिक वार्ता, जैसे वार्ता या वार्तालाप, व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर, मौखिक रूप से बोलकर कम्युनिकेशन या संचार या संप्रेषण होता है। दूसरा होता है शाब्दिक, वो लिखित रूप में। विभिन्न तथ्यों को या अपने विभिन्न बातों को लिखित रूप से कम्युनिकेट करना या लिखित रीति से लोगों तक पहुंचाना, ये संप्रेषण के प्रकार है। शाब्दिक संप्रेषण जो है, इसमें जो हम मुंह से बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, जिसमें आवाज होता है, वो मौखिक वार्ता कहलाता है। जो हम पढ़ करके या लिख करके अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, संचार करते हैं, उसे लिखित संप्रेषण या लिखित कम्युनिकेशन कहा जाता है।
अशाब्दिक संप्रेषण में संप्रेषण को 3 भागों में बांटा गया है। वाणी या आवाज, आंख एवं मुख मुद्रा संप्रेषण। वाणी या आवाज का मतलब यह म्यूजिक से, जिसको आप समझ सकते हैं, जिसमें शब्द नहीं होते। ध्वनि से आप समझ सकते हैं कि ये किसकी आवाज है, किस चीज की आवाज है और किस चीज की ये ध्वनि है, उस चीज को आप वाणी को सुनते हैं। आंख एवं मुख मुद्रा संप्रेषण, अपने आंख को, जुबान को या अपने हाथों का या किसी ऐसे प्रकट होने वाले चीजों को आप यदि इस्तेमाल करते हैं, इशारा करते हैं, उसे इस प्रकार के मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा संप्रेषण। या तीसरा जो है स्पर्श या छूने के द्वारा या विभिन्न तथ्यों को जो है हम छूने के द्वारा स्पर्श शक्ति से हम प्रकट करते हैं, जिसको बोल सकते हैं हमारे स्पर्श इंद्रियां जो है कार्य करती है और उसके द्वारा हम आदान प्रदान करते हैं, जैसे शेकिंग हैंड, गले मिलना, चुम्बन करना और बहुत से प्रकार के ऐसे स्पर्श या छू कर विभिन्न तथ्यों को प्रकट करना या उसका आदान प्रदान करना, इस प्रकार के अशाब्दिक संप्रेषण कहलाते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, जब शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति या बालक को अलग अलग प्रशिक्षण देता है तो इसे व्यक्तिगत संप्रेषण कहा जाता है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति अपना अपने रूप में अपनी अपनी बातों को शिक्षा के रूप में व्यक्ति से लेते हैं, उसे व्यक्तिगत संप्रेषण कहा जाता है। एजी मेलविन के अनुसार इस प्रकार से कहा जाता है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को या श्रोताओं को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए एक वक्ता या शिक्षक का प्रतीक उसके श्रोता या बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना। कई बार हम लोग वाइवा का नाम सुने होंगे या पर्सनल इंटरव्यू, व्यक्तिगत इंटरव्यू के बारे में सुना होगा। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति आकर व्यक्तिगत रीति से अपने अपने साक्षात्कार को या अपने अपनी बातों को कहता है, जिसको इंटरव्यू भी कहते हैं, साक्षात्कार। व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य क्या है? श्रोताओं या छात्रों की रुचियों एवं अभिरुचियों एवं उनकी आवश्यकताओं तथा मानसिक योग्यताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा देना। तो साधारण बालकों को उनके पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ाना या श्रोताओं को जो पसंद है उसमें उनको आगे बढ़ाना, ये कम्युनिकेशन का उद्देश्य होना चाहिए। और इसलिए बहुत सारे आजकल चैनल, आप सैकड़ों चैनल देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस या यूट्यूब में आप देखते हैं जो लोगों के व्यक्तिगत रुचि के अनुसार उनके उन क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कम्युनिकेशन को या उस प्रकार के वीडियो को, उस प्रकार के वाणी वार्तालाप को पेश किया जाता है। बालकों को उनकी विशिष्ट योग्यता या व्यक्तित्व के अनुसार उनको विकास करना या किसी के कौशलता को या हमारे श्रोताओं के कौशलता को विशेष रीति से व्यक्तिगत रूप पर विकास कराना जो है, ये कम्युनिकेशन का भी एक देन है, जिसमें बहुत सारे आप यूट्यूब पर देखते हैं। और लोग कहते हैं आपको
कुछ जानना है, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए, और इस प्रकार से लोगों के विशिष्ट योग्यता के अनुसार या उनके व्यक्तिगत विकास के मार्ग के अनुसार कम्युनिकेशन आवश्यक है। क्रियाशीलता का अवसर देना। लोग जो है कम्युनिकेशन में, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में, लोग व्यक्तिगत रीति से उन्हें इस प्रकार का अवसर या इस प्रकार का मौका मिलता है कि वो उसमें आगे बढ़ सके और इसमें वो एक अवसर को प्राप्त करते हैं। सामूहिक संप्रेषण क्या है? कलेक्टिव कम्युनिकेशन। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ भीड़ से या कक्षा शिक्षण से है। विद्यालय या महासभा में एक की मानसिकता या योग्यता वाले छात्र अनेक उप समूह बना लिए जाते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं। साधारणतः इनको कक्षा कहते हैं या भीड़ कहा जाता है। यह कक्षाएं सामूहिक होती हैं। शिक्षक या वक्ता जो है इन कक्षाओं में या इस प्रकार के भीड़ में जाकर सभी लोगों को या सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देते हैं या एक साथ किसी मुद्दे पर बात करते हैं। और इस विधि में भीड़ या कक्षा या लोगों के समूह के सभी लोगों या छात्रों के लिए सामूहिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है या सामूहिक बातचीत का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी संक्षेपण या संप्रेषण या प्रभावी कम्युनिकेशन या संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मेथड क्या है? पूर्ण उद्देश्य, उसका उद्देश्य जो है होना चाहिए। अध्यापन आदेश आत्मक ना होकर के निर्देशात्मक होना चाहिए या कुछ जो है उससे प्राप्त होना चाहिए। प्रेरणास्पद या प्रेरणादायक होना चाहिए। अगर हमारे संचार है तो लोगों को अगर प्रेरणा नहीं मिल रही है, जागृति नहीं मिल रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उसमें आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे संप्रेषण या कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को हम संदेहपूर्ण रीति से जान सकते हैं। लोगों या बालकों के या श्रोताओं या शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर केंद्रित होना चाहिए और सुनियोजित होना चाहिए। जो कुछ भी सिखाते या बोलते या पढ़ाते या कहते हैं वो सुनियोजित होना चाहिए, क्रमशः होना चाहिए, ताकि लोग उसको बड़े सिलसिले रीति से सुन सके और समझ सके। कहीं की बात कहीं कह करके कहने से कम्युनिकेशन का प्रभाव खत्म हो जाता है। ये प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए। सक्रिय अध्ययन या सक्रिय अध्यापन होना चाहिए। विषय से या क्रमबद्धता के अनुसार इसे होने की आवश्यकता है। सहयोग की भावना का विकास से होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है में सहयोग होना चाहिए, लोगों की मदद के लिए होने चाहिए, विषय से होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। और कम्युनिकेशन जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। लोगों को क्या मालूम है उसके अनुसार उन्हें क्या सुनना है, क्या बताना है, इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। इसका मतलब कम्युनिकेशन में कोई भी और किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, ताकि श्रोता और वक्ता दोनों ही अपने उस वार्तालाप में संतुष्ट हो और उनके कम्युनिकेशन जो है सही समय पर पूर्ण हो। इस बात की आजादी या इस बात की स्वतंत्रता हमें
ठोस करने की जरूरत है। आत्मविश्वास की जागृति, हमारे कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास होना चाहिए, लोगों में जागृति होनी चाहिए और अध्यापन उपचारपूर्ण होना चाहिए। जो कुछ भी हम कहते हैं वो किसी के जीवन में निवारण लाने के लिए, किसी के दुख में उन्हें तसल्ली देने के लिए, उन्हें मलहम लगाने के लिए, उन्हें पट्टी करने के लिए, उनकी भावनाओं को आदर करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत को और भी बढ़ाने के लिए होना चाहिए। इसलिए उपचारपूर्ण होना चाहिए। क्रियाशीलता एवं छात्रों की अपनी बात कहने का अवसर भी। ये सबसे महत्वपूर्ण या बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि कम्युनिकेशन, जब वार्तालाप की हम बात करते हैं, मोनोलॉग या एक व्यक्ति की बात करना या एक व्यक्ति बातें सुना रहा है वो अलग चीज है। लेकिन यदि वाकई एक कम्युनिकेशन, जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो दोनों पार्टी को या दोनों व्यक्तियों को अपनी अपनी अभिव्यक्ति या अपनी अपनी बातों को प्रकट करने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। इसलिए कक्षा और टीचर के बीच में या कक्षा में शिक्षक और ये चेलों के बीच में बात करने का कम्युनिकेशन, सवाल जवाब करने के द्वारा हम कम्युनिकेशन को स्थापित करते हैं। सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग, जो कुछ भी सामग्री है उसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोग पूर्ण रीति से समझ सके और उनके कहने या समझने या कम्युनिकेशन में कोई भी बाधा ना हो। इस प्रकार से कम्युनिकेशन अगर विस्तारित रूप से देखते हैं तो कम्युनिकेशन में बहुत सारे अलग अलग पद्धतियों का, अलग अलग कौशलों का, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक संचार या कम्युनिकेशन पूर्ण हो सके। समापन में हम इसी बात को देखते हैं कि हम कम्युनिकेशन को अपने जीवन में कैसा लेते हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन या हमारा संचार या संप्रेषण किस प्रकार से है, क्या उद्देश्यपूर्ण है, लोगों को हम सकारात्मक, जागरूक, निर्देशित और लोगों के मन को और भी शांति देने वाले कम्युनिकेशन के रूप में है या संचार वाहक के रूप में है। कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हमारी भावनाएं, हमारे दिमाग, हमारे मन, हमारे हाव भाव, सब कुछ इसमें निहित होना चाहिए कि जब हम बोलते हो या खुद सुनते हो तो हम बड़े ही सभ्यता और बड़े ही भावपूर्वक, आदरपूर्वक अपने संचार को स्थापित कर सके ताकि सुनने वाला हमसे खफा ना हो या बोलने वाला भी खफा ना हो और हम इस प्रकार के श्रोता या इस प्रकार के संप्रेषक या कम्युनिकेटर बने जो अपने बात को बड़े पूर्णता के साथ, सही समय पर, सही रीति से कहीं भी अपने संचार को, अपने संदेश को स्पष्टता के साथ प्रकट कर सके। तो इस रीति से हमारा ये पाठ समाप्त होता है और बहुत बहुत धन्यवाद।